अच्छा, तो सर बहुत से बच्चों का मौक़िफ़ है कि ये ड्राई सब्जेक्ट है, कुछ कह रहे हैं मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं ये पता नहीं क्यों है, कुछ कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है, क्या होगा, समझ आएगी नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इन इश्यूज़ को एड्रेस कर दिया जाए आज। और उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अल्लाह के नाम से हम ये अपना काम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें सबसे पहली पॉइंट ये है कि आप जिससे ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या काबिलियत है, क्या तजर्बा है, ताकि आप का एतमाद होगा अपने इंस्ट्रक्टर पे, तो फिर आसानी रहेगी। नहीं सर, मेरा नाम अली इमरान है, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद मैं मूव कर गया यहाँ पर, क्या कहते हैं, इस सेक्टर में। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं टीच कर रहा हूँ और आई एम अ फुल टाइम टीचर। मैं इसके साथ जॉब नहीं करता, मैं सिर्फ टीच करता हूँ। और जब मैं पढ़ा लेता हूँ तो मेरे पास जो टाइम होता है उसमें मैं बच्चों की क्यूरीज को एड्रेस करता हूँ और बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ क्लास के बाद वाली। तो जो फुल टाइम टीचर होता है उसके पास टाइम होता है कि वो बच्चे को क्लास के बाद भी सर्व कर सके। अच्छा जी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो ये टैक्स का सब्जेक्ट डील करता हूँ मैं, डेटा सिस्टम और रिस्क, ऑडिट और एश्योरेंस। कैफ लेवल पर ये सब्जेक्ट्स हैं, सी फैब लेवल पर टैक्स और ऑडिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट सर्टिफिकेट्स आए हैं यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के, टैक्स में भी मेरिट सर्टिफिकेट है। आई कैप की जो ऑफिशियल लीविंग क्लासेस होती है उसमें तकरीबन 4 साल मैं वहाँ पर ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ एज अ रिवियन क्लास जिन्होंने कंडक्ट की। मेनली अब बस ये बात कहूँगा कि मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का शौक़ है, फुल टाइम टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है और रही है पिछले 10 साल से कि मेहनत से पढ़ाऊँ और बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकूँ। ले सर, काम की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सर ये डेटा सिस्टम और रिस्क है क्या और ये क्यों है और इसका मकसद और मतलब क्या है। अच्छा, ज़रा इन चीज़ों को एड्रेस करना है तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये डेटा सिस्टम और रिस्क क्या है। उसमें सबसे पहली बात है डेटा। सर जी, डेटा बुनियादी तौर पर किसको कहा जाता है? सर, आज के इस एरा में बिजनेस के लिए जो फैसले किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की जाती है, वो अंदाजे की बुनियाद पे नहीं होती, वो ख़ानदान की बुनियाद पे नहीं होती, वो रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं होती, वो लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पे नहीं होती, बल्कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे होती है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे होती है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली वो डेटा होता है। मिसाल के तौर पे हमने क्लास किस कमरे में कंडक्ट करानी है, ये फैसला कैसे होता है? बच्चों की प्री एनरोलमेंट्स की बेस पर। कुछ क्लासेस रूम 3 में होती हैं, कुछ रूम 4 में, कुछ रूम 5 में। अब ये फैसला कि किस टीचर की किस सब्जेक्ट की क्लास किस रूम में होगी,
ये किस पे डिपेंड करता है? जो हमारे पास डेटा मौजूद है उस पर। चूंकि रूम 3 में 80 लोगों की कैपेसिटी है, तो अगर हमारे पास एनरोलमेंट 80 के दरमियान है तो रूम 3 बेहतर है। रूम 4 में 150 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पे 8 एसी चलेंगे। रूम 3 में 4 एसी चलेंगे। रूम 5 में 2 एसी चलेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, मुझे ये फैसला करना है मैं किस कमरे में क्लास कराऊं, जिस कमरे में बिजली जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इस्तेमाल हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मैं 20 बच्चों को लेके रूम 4 में क्लास करा दूंगा जहां पर 8 एसी चलते हैं, 150 बच्चे की कैपेसिटी है, तो इतनी बच्चों की फीस नहीं होगी जितने की बिजली चल जाएगी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? ये फैसला जो बिजनेस का कर रहा हूं ये किस बुनियाद पर हो रहा है? उस डेटा की बेस पर हो रहा है। मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी। आज बुनियादी तौर पे मैंने आपके दिमाग में जो सवालात हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको क्लियर करना है। पढ़ाना कल से है इंशाल्लाह। आज क्या टारगेट है? बस आपके जहन में किसी ने वीडियो देख ली, उसने कह दिया बहुत ड्राई है। किसी ने वीडियो देखी, उसने कहा बड़ा मुश्किल है। एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसने कहा जी के मुझे बहुत आसान लगता है। सब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात मैटर क्या करती है? आपके टीचर अब वो कैसे लेके चलते हैं, उनके मुताबिक आपने चलना है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। लो सर, डेटा के बाद आ गया सिस्टम। सर वो निज़ाम जिसके ज़रिए डेटा बनता है, आता है कंपनी के पास, स्टोर होता है, हासिल होता है, रिट्रीव होता है, और ये जो पूरा निज़ाम है। मिसाल के तौर पे आप लोग की इस क्लास के लिए हमने सोचा रूम नंबर जो है वो 3 ठीक रहेगा, क्योंकि डेटा के बैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो बच्चे स्प्रेड हो गए। तो हमने कहा ठीक है, रूम नंबर 3 बेहतरीन है, उसमें हमारा काम हो जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे और जो 4 एसी हैं उस 4 एसी वाले कमरे में काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये फैसला करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? डेटा। डेटा हासिल कहां से करना था? सर एडमिशन ऑफिस है। एडमिशन ऑफिस का पूरा निज़ाम है। हर वो बच्चा जो इस सब्जेक्ट में एनरोल होने के लिए आएगा वो अपना नाम, पता, इंफॉर्मेशन देगा। यस और नो? उस इंफॉर्मेशन को हम हासिल करेंगे। मैंने वो जो निज़ाम जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है, जिस निज़ाम में ये सारी चीज़ें, उस निज़ाम को सिस्टम कहा जाता है। इंफॉर्मेशन के निज़ाम को इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ से ये इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही है। तो मैंने अपने फ्रंट ऑफिसर को कहा कि यार मुझे डाटा की लिस्ट दो, बैच नंबर 3 की। उसने मुझे डाटा की लिस्ट प्रोवाइड की। मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा, मैंने देखा कि इस जो बैच है इसमें 50% से ज़्यादा स्टूडेंट तो ऑनलाइन है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको रूम नंबर 3 एलोकेट किया जाए। बिजनेस का फैसला करने के लिए मैंने डाटा को इस्तेमाल किया, और डाटा जिस सिस्टम में आ रहा है, सिस्टम में जनरेट हो रहा है, और जिस सिस्टम से डाटा निकलवा के मैंने ये फैसला किया है, उस सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम उसकी बात हो रही है। बेसिकली आम जुबान में इसको कहूँ तो निज़ाम, आम जुबान में कहूँ तो निज़ाम। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ गया रिस्क।
सर ये जो निज़ाम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए, कोई डाटा करप्ट हो सकता है, सिस्टम में वायरस आ सकता है, हार्ड ड्राइव गुम हो सकती है, हार्ड ड्राइव चोरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन से करप्ट हो सकती है फाइल, आग लग सकती है। सर ये सारे रिस्क हैं जिससे हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। इस बात का रिस्क भी है कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, चोरी हो जाए। हमारे पास कितना स्टूडेंट है, क्या ये वाली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इदारे के लिए यूजफुल हो सकती है? यस, हमने उसको बचा के रखना है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, कोई बंदा क्या करे, उसके अंदर कोई तब्दीली कर दे, उससे नुकसान हो सकता है। यस, हमने अपने बच्चों को मैसेज करने के कल टेस्ट है, मैंने सारे बच्चों को मैसेज फॉरवर्ड करवाया है, पता चला किसी बंदे ने क्या किया है, बैच 2 की जगह बैच 3 लिख दिया है, सारे गलत बच्चों को मैसेज चला गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर नुकसान हो सकता है, इदारे का, बिजनेस का नुकसान होगा। लो सर, डाटा सिस्टम, और तीसरा क्या है, रिस्क। ये तीनों चीजें मैंने अभी फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अभी आज आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं तो अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूं कि भैया ये तीनों चीजें हैं क्या। पहले 6 चैप्टर डाटा से रिलेटेड, अगले 7 चैप्टर सिस्टम से रिलेटेड, उससे अगले 4 चैप्टर उसके रिस्क से रिलेटेड है। ले सर 17 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स, 6 और 7 13, 13 और 4 17। जनाब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो ये सवाल मुझे ये बताना चाहिए, हाँ ये तो मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसका ताल्लुक तो मुझे, वाई दिस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन सी, इसका ताल्लुक तो मैं टेक्नोलॉजी से लग रहा है, तो फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? सर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके सिस्टम पे काम करना है या अपनी कागज पेंसिल पे बैलेंस शीट बनानी है? बताएं भाईजान। सिस्टम पे काम करना है। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस में चल रही है उसके मुताबिक आपने अपने आप को अपग्रेड करना है या नहीं करना? सर बिल्कुल करना है। आपको बताता चलूं, ये सिर्फ सीए में नहीं, एसीसीए में, आईसीआईडब्ल्यू में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का पेपर इन किया होता है। और इसका मकसद और मतलब क्या होता है कि भाई बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड रखा जाए। अगर एक अकाउंटेंट है उसको बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी टैली करनी आती है, लेकिन उसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंप्यूटर पे, उसके सिस्टम पे काम करना नहीं आता, तो सर क्या वो सरवाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको ऐसा बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा अकाउंटेंट होगा जिसको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती होगी, वो उस दौरे हाजिर, उस दौर के मुताबिक अकाउंटेंट होगा, जिसको उसकी सारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी पता है। आप सोचें आज से 80 साल पहले एक अकाउंटेंट है, उसको बहुत अच्छा हिसाब आता है, उसका हाफजा बड़ा तेज है, वो गिनती पे, उंगलियों पे सारी गिनती कर लेता है और कैलकुलेटर ही याद हो गए।
अब उस बंदे को गिनती करनी तो आती है, टोटल करना तो आता है, बैलेंस शीट बनानी तो आती है, लेकिन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आप बताएं क्या वो सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। उस दौर में जब कैलकुलेटर आ गया था तो जो अकाउंटेंट था उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करेगा वो आउटडेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है आपको उसका पता होना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंड मेरा पॉइंट समझ आया? अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आउटडेट हो जाएंगे। एसीसीए वाला बच्चा जिसको टेक्नोलॉजी आती होगी वो भागे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो टेक्नोलॉजी लाजमी है आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए। सर, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी यूज किया है? जबरदस्त, मैक्सिमम बच्चों ने किया हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अभी डेटा की किताब नहीं आई थी, सिर्फ सिलेबस आया था और उन्होंने डेटा की किताब अभी शुरू नहीं हुई थी, अभी सिर्फ सिलेबस आया था। मैंने चैट जीपीटी पे वो वाली फाइल अपलोड की सिलेबस वाली, उसको कहा एक किताब लिख दो 400 सफ़े की। एंटर किया, 40 सेकंड के अंदर उसने किताब लिख दी। सर, जालिम की हरकत देखिए। मैंने कहा इस किताब को जरा आसान अल्फाज में कर दो। एंटर किया, उसने आसान कर दिया। इस किताब का एक तर्जुमा पश्तो जुबान में भी बना दो। एंटर किया, तर्जुमा भी आ गया। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये तो चैट जीपीटी पे मौजूद है। अगली बात सुनो, जो टॉपिक लिखोगे यूट्यूब पर 10,000 से ज्यादा वीडियोज आएंगी हर टॉपिक की। तो यूट्यूब भी मौजूद है, चैट जीपीटी भी मौजूद है, क्लास क्यों ले रहे हो? जाओ घर, यूट्यूब से पढ़ो, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लो। सर, क्लास की क्या जरूरत है? आपके जहन में कोई जवाब है इसका? आपने फीस जमा कराई है, आप चाहते हैं कि आप पढ़ें। मैं ऐसा उस्ताद नहीं हूं जो आपकी आंखों पे पट्टी बांधूं और आपको बस रोज कहूं भाई ये पढ़ लो, बस ये पढ़ लो, बस ये पढ़ लो, आपको मैं एक्चुअल पिक्चर ना दिखाऊं। सर, कोई चैप्टर अपनी किताब का निकालें और उसे यूट्यूब पर लिखो। कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे 10,000 से कम वीडियोस हो। तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? वहाँ सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बट हमने देखना है कि हमारे सीए से रेलिवेंट क्या है, तो वो रेलिवेंसी हमें आप बता सकते हैं। सर, बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मुझसे पढ़ने आए तो मैं आपको क्या डिलीवर कर सकता हूँ और क्या आपके लिए रेलेवेंट है। मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? तो अगर आप, यानी आप मुझसे क्या लेने आए हैं, आपने फीस जो मुझे दिया उसके बदले क्या चीज़ आपको मिल रही है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा
तो फिर प्रॉब्लम है। और मैं आपकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी खोलेंगे, किताब का जो टॉपिक कहेंगे वो आपको एक्सप्लेन करेगा। यूट्यूब खोलेंगे, जो टॉपिक लिखेंगे वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो फिर पढ़ना क्यों है? सवाल समझ गए? सर अली इमरान आपको क्या वैल्यू एडिशन देंगे? सवाल ये। इसका जवाब है जब भी कुछ पढ़ें। अच्छा जी, सर अली इमरान आपको क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या डिलीवर करेंगे? सर जी याद रखिएगा, सिर्फ डेटा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है आज के दौर में, आप अकाउंटिंग का कोई सवाल उठाएं, चैट जीपीटी में डालें, उसे कहें सोल्यूशन बना दो, वो बना देगा। उसके बाद कहें सोल्यूशन को एक्सप्लेन करो, उसको कहें नहीं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करो, आसान स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। यकीन करें आप कहते रहेंगे ये ऐसा जादू है उस आपने मुंह से निकालना है ये वो वाला जिन्नी है जिसने उसको पूरा करना है। तो सर फिर वाई टू गेट क्लासेस? इसका जवाब है आपको दो चीजें चाहिए, एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। व्हाट इज एफिशिएंसी? सर रिसर्च करते रहोगे, 10,000 वीडियोज हैं, कितनी वीडियो देखोगे? सर जी एक वीडियो से नहीं समझाएगी, दूसरी देखोगे, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, जब 4 वीडियो देख लोगे तो उसकी आपस की खराबियों में ही परेशान रहोगे कि एक वीडियो में तो उसने ये कहा था, दूसरी में ये कहा था। चैट जीपीटी पे लिखोगे वो कोई तीसरी बात बताएगा। सर आपको जिंदगी में कोई और भी काम है कि नहीं है? कोई दूसरे सब्जेक्ट भी है ना जो आपने पढ़ने हैं। सर आपको मिनिमम टाइम में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगी, मिनिमम टाइम में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये वजह है। दूसरे नंबर पे सर इफेक्टिवनेस। सर आपने ये सारा कुछ करके क्या करना है? कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है? क्या करना है सर आपने? सर असल में अल्टीमेटली आपने आई कैप के पेपर में अपीयर होना। अब आई कैप के पेपर को पास करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो रेलेवेंट बंदे नहीं आपको सिखाने हैं ना, उस आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आपको बताने हैं ना सर। ये वो चीजें हैं जिस वजह से आपको क्लास लेनी चाहिए, लेकिन आपको क्लास की वजह पता होनी चाहिए। और मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया जो खुला है और अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है। प्रॉब्लम कहां आएगी, कंफ्यूजन कहां आएगी, ये भी बताया और उसका हल भी बताया कि यार आप इसलिए क्लास ले रहे हो क्योंकि आपने आई कैप का पेपर फोकस्ड तैयारी करनी है। और दूसरी क्या बात है, आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझना है, कंफ्यूजन्स को अवॉइड करना है। आई कैप जिस तरह से सिखाना चाहता है वैसे सीखना है, और आई कैप जिस तरह से टेस्ट करता है उसको वैसे टेस्ट करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सो ये अगला पॉइंट है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ये वजह है जिसकी वजह से आप क्लास ले रहे हो। बुनियादी तौर पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अटेन करने के लिए
जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो उसका मतलब है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझना, और जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की तो इसका मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड होना। भैया मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई तो भैया उस इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेना काम नहीं है, असल तो बात ये कि मैं उस इंफॉर्मेशन की बेस पे तैयारी करूं और पेपर दूं और आई कैप का पर्चा पास करूं। यार मेरा पॉइंट समझ आए? उसके लिए आपको टीचर की गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए। अच्छा जी सर, एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा गया है, पूछा जाता है कि सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो सर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट को पहली बार तो नहीं आई कि आपने सिलेबस में डाला, इससे पहले भी था, बल्कि एक सब्जेक्ट आई कैप में जो है ना पिछली स्कीम में था, सी फैब लेवल पर आईटी का। मैंने 3 साल वो पेपर डील किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये पेपर उससे रिलेटिवली आसान है, तो ये वाला पेपर हमने आपको पढ़ाना है। तो ये एक ऐसा पेपर नहीं है जिसका हमें पता ना हो या सुना ना हो या देखा ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने जब 3.5-4 साल ऑडिट किए तो उस सिस्टम को बाकायदा खुद देखा, ये सिर्फ सुनी सुनाई है किताब की बात नहीं है, बाकायदा खुद उस सिस्टम को देखा है, उसके रिस्क देखे हैं। तो ये एक दूसरा पहलू। और तीसरा 10 साल का तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका टीचिंग में है तो आपको पता है कि आई कैप का मिजाज क्या है, वो किस तरह से सवाल पूछता है, ताकि हम आपको उस तरह से पढ़ाकर तैयारी कराएं और आप आई कैप का पेपर पास करें। सर समझ आ रही? तो एज फार एज ये वाला सवाल कि भाई आप चार्ट अकाउंटेंट नहीं है तो आप क्यों टीच कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप चार्ट अकाउंटेंट हैं तो आप इंडस्ट्री छोड़ के टीचिंग में क्यों आए? सर मुझे शौक था टीचिंग का, और मैंने इंडस्ट्री छोड़ के टीचिंग इसलिए की कि मैं टीचिंग में ज़्यादा खुश था। और जब यार कोई भी काम दुनिया का हो जो आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो या आपको उसमें बहुत रिकग्निशन मिल जाती है ना, तो उसमें पैसे भी, उसमें मॉनिटरी रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये मेन बात है। गर्चे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वो लॉन्ग रन में बहुत बेहतर है। हर वो चीज़ जो आप बहुत अच्छी करते हैं उसमें आप बाकियों से बेहतर पैसे कमा लेते हैं। टीचिंग में हर टीचर के लिए ऐसे नहीं। आप एक ख़ास लेवल पे स्किल हो जाते हैं, आपकी ख़ास लेवल पे रिकग्निशन हो जाती है, आपके नाम पे स्टूडेंट्स एनरोल हो जाते हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है। हर टीचर के लिए ये वाला रूल नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए यस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को उन ब्लेस्ड लोगों में समझता हूँ कि जिन्होंने टीचिंग में आके एक्सेप्शनली बेहतर परफॉर्म भी किया और हाँ। अच्छा जी, तो भाई आप चार्ट अकाउंटेंट ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये मैंने बात कर दी। सर जो लोग, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार कैफ का पेपर देना है? इस बार हाथ खड़ा कीजिएगा जी। नहीं, इससे पहले ज़्यादातर लोग कैफ का पेपर दे चुके हैं। अच्छा इसमें ये पॉइंट है कि भाई क्या फर्स्ट अटेम्प्टर को देना चाहिए? तो भाई हर वो बच्चा जो एलिजिबल है, पीआरसी पास है, उसको इस पेपर से, वो कहते हैं कुछ बच्चे डर रहे हैं कि पहली बार है पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं दे, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पेपर है, टेक्नोलॉजी का पेपर है, तैयारी करेंगे देंगे पेपर पास हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, बट आपके जी नहीं देना चाहिए, पहली बार है। पहली बार पेपर जब आता है तो वो रिलेटिवली आसान आता है, पहली बार देने का एडवांटेज ज़्यादा है। जब 1-2 बार वो आपसे पेपर दे दे पूछ लेगा तो फिर उसके बाद उसका एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाएगा, जिसके बाद जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी लेवल भी ऊपर जाएगा।
अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। सर जी, ये सारी बात इंटरेस्ट की होती है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आपको वो समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। तो आपने ये नियत करके आना कि हमने टेक्नोलॉजी को समझना है, आपको मजा आएगा। इंशाल्लाह हम आपको ये सब्जेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाएंगे और समझाएंगे, जिससे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने को मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और लेके भी चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये आसान सब्जेक्ट है और इसको ज़रूर फोकस करना चाहिए और पढ़ें, और इंशाल्लाह ये पेपर डुएबल है। हाँ, ये पेपर उस बंदे के लिए ज़रूर मुश्किल है जो कहता है यार पता नहीं है क्या चक्कर होता है सिस्टम, मुझे तो डाटा की कुछ समझ नहीं आती, मैं याद कर लूँगा। नहीं होगा याद। वो बंदा जलील हो जाएगा जो बंदा कहेगा मैं इसको रट्टा मार लूँगा। समझना है। मैं हर उस बच्चे को इनवाइट करता हूँ जो समझता है कि मुझे टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नहीं पता, मैं उसे कहता हूँ आए क्लास में बैठे, इंशाल्लाह उसे ये पेपर पास करने में जो हेल्प रिक्वायर्ड है मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। एक ख़ास तौर पे उस बंदे के लिए बात है, होता है यार बहुत से लोग गांव से आए होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन नहीं होते। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं होते कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स को देखें सीखें। तो उन सारे लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि वो क्या कहते हैं, हम हमें ज्वाइन करें और फ्रॉम द स्क्रैच हम सारी बातों में गाइड कर दें। अच्छा जी, 1 से लेके 6 तक डेटा से रिलेटेड बात है जो 35 से 45 मार्क्स की है। 7 से 13 ये अगले 7 चैप्टर जो हैं ये तकरीबन ये भी 30 से 40% है, और रिस्क वाले आखिरी 4 चैप्टर 20 से 30% हैं। ये सब सिलेबस कंटेंट्स हैं। सब्जेक्ट की नेचर है तो थ्योरेटिकल नेचर का पेपर, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। आई कैप वालों ने इसका एक जो पेपर है मॉडल पेपर वो वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, उसमें वो देख सकते हैं आप लोग भी। स्टूडेंट्स के लिए ही वो है कि 15% के एमसीक्यूज हैं और 85% थ्योरी है। क्या सर सारा रट्टे वाला आएगा या केस स्टडी भी आएगी? तो इसका जवाब है कि भाई ये वाला जो लास्ट पोर्शन है ना, ये बेसिकली केस स्टडी ज़्यादा, इसमें 20 से 30% वाले एरिया में केस स्टडी है, और ये वाले 2 पेपर ज़्यादा क्रैमिंग बेस्ड एरियाज हैं। यानी पहले 13 चैप्टर ज़्यादा क्रैमिंग बेस्ड है और ये 14 से 17 तक जो एरिया इसमें से केस स्टडी इंशाल्लाह आएगी। सर जी, कॉन्सेप्ट के बगैर क्रैम हो नहीं पाता। अगली डिस्कशन यही है कि सर जी ये रट्टा लगाना है, तो ये आप क्या समझ रहे हैं, जिस चीज़ का आपको पता नहीं होगा उसको आप याद कर लेंगे, कितना याद करेंगे? आप एक सवा नहीं याद कर सकते अगर आपको उस चीज़ की सेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। सर असल बात यह है कि आपको वो चीज़ समझाएंगे, बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे अगला स्टेप है क्रैमिंग का। सर समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद अगला स्टेप है कि आप उसे क्या करेंगे, क्रैम करेंगे। तो सर ये पॉइंट है इसमें। सर जी एक ख़ास बात क्रैमिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मेरी आदत है, आप लोगों में से जो टेक्स्ट मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है, बाकी के हवाले से भी बताता चलूँ, मेरी आदत है जो मैं सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा वही आपके सामने किताब पे होगा। तो एक बार आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे ध्यान से क्लास में, और उसके फौरी बाद आप इसको जो है ना वहां पर पढ़ रहे होंगे, क्या कहते हैं, अपनी किताब में।
और फिर घर जाके जब उसी को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो मैक्सिमम पार्ट उसका रिटेन हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट उसका रिटेन हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए। फिर उसके बाद मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी उसमें सबसे क्रूशियल है स्टूडेंट्स का टेस्ट ना देना। तो भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनको दे मस्ट अपीयर रेगुलर इन द टेस्ट, टेस्ट में अपीयर होना लाजमी है। स्टडी मटेरियल आपके पास इंशाल्लाह किताब आ जाएगी, 6 सफ़े 6 चैप्टर्स एक बार आपको मैं दे दूंगा। फिर उसके बाद यानी डाटा वाला एरिया कंप्लीट दे दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा एरिया होगा सिस्टम वाला वो, फिर तीसरा एरिया रिस्क वाला। ठीक हो गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बुक्स डिलीवर कर दूंगा। टारगेट इसमें बेसिकली ये है कि आप लोगों को किताब अवेलेबल हो जाए जो बहुत आसान, इजी टू अंडरस्टैंड हो और वही स्लाइड पर सामने भी हो ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत इजी तरीके से लेकर चलें। इसमें ख़ास बात यह कि जहाँ तक हम एक्टिविटीज़ क्लास में करा सकें, लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें, वो एक्टिविटीज़ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। और इस सब्जेक्ट में बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं भी इंशाल्लाह। आगे जब हम चलेंगे तो फिर आपको साथ के साथ बताएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे इस चीज़ के बारे में परेशान है कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर 1 के बाद 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 2 करना है, फिर 5 और 6। अच्छा, मैंने ज़ाहिरन वीक एलोकेट किए हैं इसमें, एक वीक में एक चैप्टर, लेकिन जैसे डाटा गवर्नेंस वाले चैप्टर में 8 दिन लगने हैं और बिग डाटा वाले चैप्टर में 4 दिन लगने हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को एक एक वीक एलोकेट कर दिया और 2 वीक्स में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये वाला एरिया जो चैप्टर 6 तक का एरिया है, जो चैप्टर 6 तक वाला एरिया है, ये आपका डाटा तक का एरिया है। तो ये जो डाटा तक का एरिया है चैप्टर 6 वाला, ये इसकी डेट नोट कर लीजिए 10 नवंबर। इंशाल्लाह 10 नवंबर तक मैं इसे कंप्लीट करवा दूँ। दूसरा एरिया चैप्टर 7 से शुरू हो रहा है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक। ये हमारे पास डेट बन रही है 28 दिसंबर। मैं पहले 1 माह 10 दिन में पहले 6 चैप्टर, अगले 1 माह 20 दिनों में अगले 7 चैप्टर, और उससे अगले महीने में अगले 4 चैप्टर्स कराऊंगा, एक तरतीब से, एक तरीके से, और फिर उसको तैयार भी कराऊंगा। फिर उसके टेस्ट भी वीकली हुआ करेंगे, टेस्ट स्केड्यूल साथ दे दिया है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि हम इसके बाद इसकी थॉरो रिवीजन भी किया करेंगे। तो ये एक बड़ा डिटेल्ड इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए, टू मेक श्योर कि आप सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से इस सारे को कवर कर लें। आप लोगों के जहनों में अब कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। भाई ने एक सवाल पूछा है, वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर ये जो डिस्कशन है ये हमने इसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है और इस पढ़ाने का मकसद क्या है। अच्छा यार, हम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि हम सिस्टम को डेवलप करेंगे, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें सिस्टम से फ़ायदा उठाना भरपूर आना चाहिए। जब एक डॉक्टर, जो डॉक्टर है उसको ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, उसको डॉक्टर को उस आले को इस्तेमाल करना आना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि डॉक्टर को खुद वो आला बनाना भी आना चाहिए। यार आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही
सर मेरे ना फादर को शुगर है। आज से 10 एक साल पहले ब्लड का सैंपल लेते थे, शुगर चेक कराते थे, शुगर का ब्लड का सैंपल शुगर को वो लेबोरेटरी में देते थे, अगले दिन पता चलता था शुगर कितनी है। फिर एक ग्लूकोमीटर आ गया इतना से, अब वो सुई लगाते हैं और चेक हुई थी 9, 8, 7 फारिग, 0 पे तो चल जाता है कितनी शुगर। और उससे ज्यादा मजे की बात, अब एक स्ट्रिप आ गई, उसमें खून ही निकालना पड़ता मरीज का, बस वो क्लिक करें तो वो आपको शुगर बता देगा कितनी। जी, बस क्लिक करें वो आपको बता देगा शुगर कितनी है। सर आप गेम समझ रहे हैं, चीजें कितनी तब्दील हो गई हैं। सर अब अगर एक डॉक्टर है और उसको पता ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई, आपको क्या लगता है वो सरवाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। आप एक डॉक्टर के पास गए, वो कहते हैं शुगर का सैंपल दे दें, कल तक शुगर टेस्ट हो जाएगी। आप कहेंगे यार तुमको तो बाबे आजम का डॉक्टर है, तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हें यही नहीं पता इससे कि चल क्या रहा है। आप ऐसे बंदे से कभी इलाज नहीं कराएंगे। सर अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा तो कोई बंदा आपको क्यों अपना सिस्टम देगा, क्यों आपको उसको इस्तेमाल करना। आपको उस सिस्टम को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मुख्तसर आपको उस सिस्टम को इस्तेमाल, ये है असल मकसद। आपसे आई के वाले ये नहीं चाहते कि आप उसको डेवलप करना है। सर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी बन रहे हैं, आपको उस सिस्टम से फायदा उठाना आना चाहिए। गाड़ी बनाना आपका काम नहीं है, गाड़ी को चलाना आना चाहिए, बस उतनी ही रिक्वायरमेंट, उतनी डेप्थ आपको आनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे भाई का सवाल अच्छा था कि कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड, उतनी डेप्थ कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। आपने, इदारे ने सिस्टम खरीदना है। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने एक मोबाइल खरीदना है, आपको कितनी इंफॉर्मेशन हो तो मोबाइल खरीद लेंगे। आपको पता है कि आईसी कैसे काम करता है, वो मोबाइल के अंदर चिप जो होती है वो कौन सी होती है, मोबाइल के अंदर बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नहीं ना पता। आपको क्या पता है यार, वो हार्ड कितनी है इसकी, स्टोरेज कितनी है और रैम कितनी है, यही चीज़ें पता करते हैं ना भाई आप। डाटा क्या है, कैमरा क्या है, स्पीड क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर जो होता है एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है। यार ये वो चीज़ें जिस बेस पर आप डिसाइड करते हैं ये फ़ोन मैंने लेना है या नहीं। लेकिन क्या आपको खुद वो एंड्रॉयड की ऐप बनानी आती है? उसकी ज़रूरत नहीं है। सर आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको उसके फ़ायदे नुकसान पता होने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, आप कंपैरिजन भी कर लेते हैं वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पे एक मोबाइल का मॉडल लिखा है, दूसरे का लिखा है, उसमें कंपैरिजन होता है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, इसकी कॉल टाइम क्या है। और सर समझ आ रहा है? सर इतना आपने अपने आप को इक्विप करना। बाकी अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो ये थीम है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली गाइड करूं, दो बातें और हैं बस, मैं वो करूंगा और आज की क्लास ख़त्म करूंगा। एक बात, ये भाई ने जो सवाल पूछा था ये बड़ा वैलिड और रेलिवेंट था कि किस एक्सटेंट तक करना है। मैंने इसका जवाब ये दिया था कि हाँ भाई इतनी एक्सटेंट हो गया आप उसे समझ सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें। हाँ अलबत्ता एक सवाल और है, एट द एंड ऑफ द डे जितनी डेप्थ हमारे सिलेबस में और हमारी किताब में लिखी हुई उतनी तो हमें कवर करनी पड़ेगी ताकि हम अपना पेपर पास करें। लेकिन
अगर मैं इसका ओवरऑल मकसद देखूं तो जो बात मैंने आपको बताई है उतनी ही है। अच्छा, बेसिकली दो बातें आपके साथ मैंने करनी है, जो स्लाइड्स जिसके लिए मैंने निकाली है। सबसे पहली, एज ए स्टूडेंट आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के सोचता हूँ तो मैंने जो एक्सपेक्टेशन सोची हैं वो यही दो हैं। एक ये कि सर आप ऐसे पढ़ाएं कि हमें बात की समझ आए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और दूसरा ये कि आप ऐसे पढ़ाएं कि हमारा पेपर पास हो। दूसरे नंबर पे टीचर की एक्सपेक्टेशन। सर मैं आपसे बेसिकली एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपको जो पढ़ाया जाएगा साथ के साथ आप किताब पढ़ेंगे, रेगुलर बेस पर टेस्ट देंगे, और 1 घंटा कम से कम आपका स्टडी टाइम लाजमी होना चाहिए अदर देन क्लास। सर इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि सर एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं रोज़ नहीं पढ़ सकता, एक हफ्ते बाद 8 घंटे इकट्ठे पढ़ लूँ, कोई मसला तो नहीं है? तो इसका जवाब है भाई मसला है। आप हर रोज़ 1 घंटा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, एक हफ्ते बाद 8 घंटे पढ़ना आसान। तो भाई असल में गेम ये है कि एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान में आपने 1 घंटा ज़रूर पढ़ना है, ताकि वो जो लेक्चर आपने पढ़ा है उसको आप क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। सर एक ख़ास तौर पे जो डिस्कशन में हर पहली क्लास में करता हूँ बच्चों के साथ, मैंने ये चीज़ देखी है कि ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले और जनरली फिज़िकल वाले भी ये कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं क्लास में, और मैं फर्स्ट डे ही इसको एड्रेस कर देता हूँ कि यार जनरली टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। सर जी आप लोगों में से जो बच्चा फिजिकली क्लास में मौजूद है हाथ खड़ा करता है, मैं उसके सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब मसला ये है कि वो बच्चा जो घर बैठा हुआ है ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो क्या करे? सर जब क्लास ले रहे जहां पर आपके दिल में कोई सवाल है उसी वक्त व्हाट्सएप कर दे बस। एक दौर होता था जब स्टूडेंट टीचर के पीछे पीछे भागते थे कि सर हमें सवाल का जवाब दें। आज तो टीचर स्टूडेंट की जेब में है, मोबाइल निकाले व्हाट्सएप कर दे, खत्म। तो सर आज इंटरेक्शन बहुत आसान है, वीकली लाइव सेशन भी है, उसके अलावा क्लास लाइव है, व्हाट्सएप करें, साथ के साथ वेबिनार पे सवाल पूछें, मैं अवेलेबल हूँ। दूसरे नंबर पे एक बहुत क्रूशल और अहम बात है, और वो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो दूसरी है वो है कि सर चूँकि ये क्लासेस फिजिकली सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो जो गर्ल्स हैं अगर उन्होंने कुछ सवाल पूछना हो तो वो क्या करें? सर ऑप्शन नंबर 1 लाइव क्लास ले रही हैं तो व्हाट्सएप कर दें। ऑप्शन नंबर 2 लाइव क्लास ले रही हैं तो वेबिनार पे जाएं। ऑप्शन नंबर 2 रिकॉर्डेड क्लास ले रही हैं, जब भी आप क्लास लें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं और फिजिकली कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिजिकली यहाँ पर आकर कोई दिक्कत नहीं है। वीक में सैटरडे इज़ द डे जिस दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्यूरीज जो गर्ल्स हैं उसकी क्यूरीज के लिए ऑफिस में अवेलेबल हूँगा। बस आपको मुझे एक बार बताना होगा कि सर हम फलां टाइम पर आपसे बात पूछने के लिए आना चाह रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, और इन पर्सन जो है मैं अवेलेबल हूँगा कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं उसको एड्रेस करें ऑफिस में। तो ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट वालों की सबसे बुरी आदत ये है कि वो वीडियो ऑन करके समझते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। वीडियो ऑन करके कोई नहीं पढ़ता जब तक आपकी तवज्जो उधर ना हो। इधर क्लास में बैठा बच्चा जो है वो देख मेरी तरफ सोच ही रहा कि मैंने वापसी पे जाते हुए दही लेगी देनी। तो अब उस वो क्या वो पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा।
अब बच्चे पता क्या करते हैं, जब वो बाद में सवाल व्हाट्सएप करते हैं तो हम कहते हैं यार इसका तो जवाब मैंने लेक्चर में दिया हुआ। वो कहते हैं सर मैंने पूरा लेक्चर लिया। मैंने कहा लेक्चर चलाया पूरा है, लिया नहीं। फिर बाद में उन्हें बताओ ना कि 20 मिनट और 24 सेकंड पर ये बात कही है तो कहते हो सर समझ आ गया। तो सर एक्टिवली लेनी है क्लासेस। सर 4 दिन के जज्बात हैं और फिर बंदा ठंडा हो जाता है। सर मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है, आप आए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें। हम आपको थ्रू आउट ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन आप थ्रू आउट ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपने 4 दिन पढ़ना, उसके बाद आपने ठंडे हो जाना। फिर जब रिजल्ट आना है तो फिर आपने कहना नहीं अब मैंने पढ़ना है, और फिर 4 दिन बाद फिर ठंडे। अब मुझे तो पता है कि किस टाइम पे बच्चा ठंडा होता है। फिर जब रिजल्ट, जब दाखला भिजवाते हैं कि आपके, उस वक्त जोश होता है भाई अब तो मैंने आग लगा देनी है। कुछ भी नहीं, 4 दिन बाद वो आग खुद ही ठंडी हो जाती है। फिर जब टीचर सिलेबस कंप्लीट करता है, आज हमारे सिलेबस का आखिरी दिन था, बच्चा कहता भाई अब तो सर ने पढ़ा दिया, अब नहीं मैंने छोड़ना, अब मैं आग लगा दूं। कुछ भी नहीं, 2 दिन बाद वो आग खुद ही, ये बर्फ पे बैठा रहता है बच्चा खुद, इसने खाक आग लगा नहीं, कुछ भी नहीं होता। पेपर से 2 दिन पहले सोचा होता यार मेरे पास थोड़ा टाइम होता ना, मैंने बड़ी अच्छी तैयारी कर लेनी थी। तो ये सर पिछले 10 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि बस जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है वो फेल नहीं होता सर। ये मुश्किल नहीं है हर उस बच्चे के लिए जो रेगुलर है। सर फिजिकली क्लास लेने वाला बच्चा खुद आएगा भी, टाइम पे भी आएगा क्लास, लेकिन ऑनलाइन वाला बच्चा जब कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी 2 दिन की इकट्ठी क्लासें लेता है, एंड में पेंडिंग लेक्चर लेके रो रहा होता है। सर आपने एक टाइम रखना है, स्केड्यूल बनाए अपना, हर रोज़ फॉर एग्जांपल 1 से 2 या 2 से 3 या लाइव क्लास लें, या अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो भाई फिर हर रोज़ उस पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्डिंग लें रोज़। और कंबल के अंदर, रजाई के अंदर सोते हुए नहीं, चाय पीते हुए नहीं। वो एक बार मुझे बच्चा मिला तो वो सब्जी लेने जा रहा था, मैं मार्केट में था तो मुझे मिल गया, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपका ही लेक्चर ले रहा हूँ। यार ये कौन सा टाइम है, ये तुम इस टाइम पर ये रास्ते में जाते हुए आलू तुम्हारे साथ लटक रहे हैं बाइक के, और तुम कहते मैं साथ साथ लेक्चर भी ले। भाई आप इतनी कौन सी आफत आ गई है, आप सुकून से घर बैठकर सामने किताब रखें, किताब को साथ साथ पढ़ें। आइडियली सामने लैपटॉप पे आपका लेक्चर चल रहा होना चाहिए, वो लेक्चर लें। अगर लैपटॉप फॉर द टाइमिंग अवेलेबल नहीं है, मोबाइल सामने दीवार के लगाएं और कागज़ पेंसिल से सामने नोटबुक हो, साथ साथ चीज़ें नोट करें, लिखें। हैंड फ्री, अगर लाइब्रेरी में तो हैंड फ्री यूज़ करें, नहीं तो आप आवाज़ ऊंची रखें। टारगेट है सीरियस होएं और रेगुलर होएं, पंक्चुअल होएं, आपका एटीट्यूड पढ़ने वाला हो। सर अपनी दोस्ती ऐसी बनाएं जिसमें आपके दोस्त सारे पढ़ने वाले हों। आप उन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो कह रहे हैं मैंने तो इंटर भी 2 बार फेल हो गई की है, उसके बाद आपने दोस्ती बनाई, वो हर रोज़ आपको कहता है चलो कल पढ़ेंगे, आज नाश्ता करने चलते हैं। ऐसा बंदा खतरनाक होता है। उसने खुद तो पास नहीं होना होता, लेकिन वो कोशिश करता है कि 1-2 लोगों को मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊं। सर ये गलत है, ये ना करें। अपनी कंपनी को देखें, आपका सेशन शुरू हुआ है, कुछ लोग अपनी कंपनी की वजह से बड़ा ख्वार होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसको कहा कि यार तुमने बगैर फेल हुए कैसे सी कर ले। कहते मेरा कोई दोस्त नहीं थे ज़्यादा, तो मुझे किसी ने बताया नहीं सी इतना मुश्किल है, मैंने कर लिया। आपका दोस्त हर 2 दिन बाद आपको कहते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो आसान होते हैं, आपको मुश्किल लगने लग जाते हैं, चूँकि सब लोग आपके इर्द गिर्द कह रहे थे। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें, ऐसे लोगों की सोबत में रहें जो आपस में पढ़ते हों, आपस में कंपटीशन करते होंगे। इस हफ्ते टेस्ट है, हमने सबने देना है। मेरे पास 1-2 सेशन पहले 7 बच्चे आए और वो आगे बैठते थे, और वो सातों के सातों दोस्त थे और आपस में उनकी दोस्ती अच्छी थी।
और वो हर रोज़ क्लास के बाद घंटा बैठ के डिस्कशन करना, कभी कोई मसला होना मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, सर हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सवाल का जवाब दे दें। तो वो सातों के सातों पास हुए। बात हुई ना यार, दोस्ती तो ये है, कंपनी तो ये है, फायदा तो ये है। इधर दोस्ती का मतलब है कि मैं क्या कहते हैं, पकड़ा क्यों, पुलिस ने पकड़ लिया, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, मुझे आगे छुड़ाओ। ये नहीं कह रहा कि वो वाला काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी बेहतर रखें, ऐसे लोग हों जो खुद भी पढ़ें और आपको भी पढ़ने की दावत दें। सर ये बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स टेस्ट को नॉन सीरियस लेते हैं, नहीं टेस्ट देते। सर जी लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। सर जी आपकी केस स्टडी और जो लास्ट वाला एरिया रिस्क वाला, ख़ास तौर पे वहाँ पर आपको केस स्टडी होगी और आपको बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिस तरह टैक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती है, ताकि वो आप पेपर को पास करें। सर ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पिछले 10 साल में देखी हैं कि ये बच्चे फेस कर रहे होते हैं। और अक्लमंद वो है जो किसी की गलती से खुद सीख ले, ना कि आप इस बार फेल हो गए और लोगों को नसीहत कर रहे हो, यार मैंने भी यही गलती की थी, फेल हुआ, तुम ना करना। ऐसे होता है ना, जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आगे एक बंदा एकदम बाइक से उछल के गिर गया, तो आप फौरन ब्रेक लगा लेते हैं कि यार वो गिरा, कहीं मैं ना गिर जाऊं। तो आपकी ज़िंदगी में भी यही है। सर जी आपके ऑन एवरेज 50% से कम रिजल्ट आता है हमेशा, हर पेपर का, कैफ के। यानी 100 बच्चा पेपर देता तो 50 से कम पास होता। तो सर अगर आपको नज़र आ रहा है कि सारे फेल हो रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ क्यों फेल हो रहे हैं, सर आपको इससे सीखना चाहिए ताकि आप फेल ना हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। आज का दिन बेसिकली ओरिएंटेशन और बातें समझाने का दिन था। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।